90 का दशक यूपी और बिहार और गुंडा राज या तो कंप्रोमाइज हुए या फिर उन्हें मार दिया। गवाहों के मर्डर की संख्या अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी है। श्री प्रकाश शुक्ला कैसा था ये गैंगस्टर? इसके काम करने का बिल्कुल अलग तरीका था। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, ये दोनों हुए और लोग सदनों में पहुंच गए। धीरेन्द्र शाही को कम से कम 100 गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम में एंट्री एग्जिट शायद 110 दिखाई गई थी। AK-47 का भी मैंने किताब में वर्चस्व में इसका जिक्र किया है कि मेरा काम कर दो, शाही को मार दो, हम तुम्हें 1 नहीं 2 दे देंगे। ऐसा है मंत्री जी, पहचान तो रहे हो ना, क्या है आप नहीं करा पाओगे तो मैं अभी गोरखपुर में इसको एक मैगजीन चलाऊंगा, 15-20 गिर जाएंगे, ये सब अपने आप हट जाएंगे। 5 करोड़ की सुपारी थी उस वक्त। एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही उठाया, फिर उसके बाद एनकाउंटर बड़ा नाम बन रहा है। और जिस तरीके से ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने की कोशिश, उस वक्त योगी आदित्यनाथ अगर होते तो पहले बेहतर हो सकती थी। नहीं हो सकती थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 90 का दशक और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज और जिस तरीके से बाहुबलियों का कब्जा था वो सब जानते हैं। राजनीति का अपराधीकरण भी खूब हुआ था, एक से बढ़कर एक डॉन पैदा हो गए थे। ऐसे में अब उन सब को लेकर आज एक ऐसी शख्सियत से मैं बात करने जा रहा हूं जिन्होंने इन्हें बहुत करीब से देखा, उनके खिलाफ एक्शन लिया, ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ी। एसटीएफ जब बनी तो उसके फाउंडर मेंबर रहे, श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में शामिल रहे और नाम उनका है राजेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनवेफ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सवाल जब आपका सिलसिला शुरू करूं, रिटायरमेंट की बात की जिंदगी चल कैसे रही, थोड़ा ये बताइएगा। बहुत बढ़िया चल रही है। हम्म आपको देख के भी लग रहा होगा कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है। हम्म मैंने बताया आपको कि मैं यूपीडा एक हमारे यहाँ अथॉरिटी है, यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एक्सप्रेसवेज, जैसे आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहते हैं, प्रधानमंत्री जी एक्सप्रेसवे प्रदेश कहते हैं। उसका कारण ये है कि उस पहले जैसे लखनऊ आगरा, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे, एक कोने से एक कोने तक जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे ये सब बनी। और मैं इन सारी एक्सप्रेसवेज का नोडल अफसर हूँ यूपीडा में। एक तो वो है अपना जो जैसे पहले ऑफिस आना जाना, ये ऑफिस का काम, सिक्योरिटी का बहुत ढेर सारा काम, और जो पोस्ट एक्सीडेंट जितने मेजर्स होते हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनको देखना। और एक कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, उसके तमाम मानक हैं, उसके तमाम प्रोफार्मा हैं। एक्सीडेंट का होना या फिर यूँ कहें कि जो रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई बात है, या ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करना कि कहाँ बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इन सब का उसका जवाब बनाना, संबंधित को इसके बारे में बताना, उसको रेक्टिफाई करना, ताकि पब्लिक आराम से एक्सप्रेसवेज पर सफ़र कर सके। उसके अलावा आप जानते हैं मेरा अपना एक क्राइम का यूट्यूब चैनल है, किस्सा गोई के नाम से। कोई 4 साल हो गए, जब मैं नौकरी में था तब से शुरू किया था, आज भी करता हूँ। प्रतिदिन क्राइम के जो कि सत्य घटनाएं हैं, सिर्फ घटनाएं बताना ही मेरा काम नहीं है। लोग अपेक्षा करते हैं कि जो घटनाएं हम बता रहे हैं, क्या उससे बचा जा सकता था, क्या सावधानी हो सकती थी, किसकी गलती थी। इवन अगर किसी में पुलिस की गलती थी तो वो मैंने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से पुलिस की गलतियों को भी इंगित करता हूं मैं। ऐसे ही साफ सुथरे तरीके से आपने एक किताब भी लिखी जी, वर्चस्व जी। अक्सर जब किताबें लिखी जाती हैं या फिल्में बनती हैं तो नामों को बदल दिया जाता है, काल्पनिक कर दिया जाता है। डर भी किसी को होता है कि भाई धमकियां आ जाएंगी अगर किसी का नाम लिया। आपने वर्चस्व लिखी तो एक एक नाम आपने जिक्र किया, वो चाहे लालजी टंडन जी का हो, चाहे वो साक्षी महाराज का हो, या फिर किसी का भी नाम।
आपने इतने साफ तौर पर कैसे हर कुछ पहली बात तो याद रखा, और क्या डर नहीं लगा लिखते वक्त ये सब चीजें? देखिए, डरने की इसमें कोई बात नहीं है, कोई बात उसमें गलत लिखी नहीं गई है, सब फैक्ट्स पे लिखी गई है। दूसरे, मेरा ये मानना है कि किसी वृतांत को लिखने में, किसी घटना को लिखने में, आप किसी चीज़ के बारे में अगर लिखना चाहते हैं, तो अगर उसमें आप नाम छिपा लें, स्थान छिपा लें, तारीख छिपा लें, उससे संबंधित फैक्ट्स छिपा लें, तो फिर उस किताब की आत्मा मर जाती है। लोगों को आप ये कहें कि साहब आप गेस लगाइए, क्यों गेस लगाएं भाई? हम जब किसी चीज़ का फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको बता रहे हैं, या लिख रहे हैं, या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, या अपने जो रीडर हैं, अपने जो पढ़ने वाले हैं, उनको दे रहे हैं, तो छिपाना क्या है इसमें? हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। किताब आने के बाद ज़रूर कई लोगों ने कहा कि साहब ये आप तो सबका नाम आपने ऐसा लिखा है। जिस समय आई थी उस समय कुछ लोग संवैधानिक पदों पे थे, जिस समय मैंने लिखा था उस समय बहुत ढेर से लोग संवैधानिक पदों पे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसमें जो कोई ये कहे कि नहीं साहब आपने ये बनावटी लिख दी, गलत लिख दी, तथ्यहीन है, या बिना तथ्यों की लिख दी। ऐसा कहीं मैंने और किताब आए हुए भी बहुत दिन हो गया, और 3 साल पहले ये जो सारे फैक्ट्स मैंने किताब में लिखे हैं, अपने किस्सा गोई की एपिसोड में, एपिसोड 6 से 26 तक श्री प्रकाश के ऑपरेशन का था, उसमें भी सब चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। बिल्कुल, कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। बिल्कुल, श्री प्रकाश पे आते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत करते हैं 90 के दशक से। 90 का दशक, यूपी और बिहार, गुंडा राज और राजनीतिक गठजोड़ का क्या ये तालमेल था, थोड़ा समझाइएगा। देखिए, 90 के दशक को आप कई तरह से याद करिए। 90 का दशक था जब हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस था वो ईवीएम से नहीं था, मतपत्रों से था। वो दशक था जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे। वो दशक था जब आपको यहाँ जो हर घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं वो सीसीटीवी नहीं थे। विवेचना के लिए आधुनिक उपकरण नहीं थे। फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल विवेचना में नहीं होता था। इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया। 80 के बाद में, यानी 85 से 90 और फिर 90 से 2000 के बीच में जो उस समय इलेक्शन हुए, तो उस समय के नेताओं ने स्थानीय लोगों का इस्तेमाल, जैसे आप कहते हैं बूथ लूटना, बूथ लूटने में, बूथ कब्जा करने में, मतपत्र खराब करने में, मतपेटियों में स्याही डालने में, ये घटनाएं बड़ी सामान्य हुआ करती थी। और जिस पर्पज से या जिस वजह से उन लोगों को लगाया गया कि आप 10 बूथ आप देखेंगे, 15 बूथ आप देखेंगे, 50 बूथ आप देखेंगे, और वो सक्सेसफुल हो गए, तो उन्हें ये लगा कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, हम इनको जिता रहे हैं, ये काम तो मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ। और उसी दशक में एक साथ आप शुरू करिए अगर, तो शहाबुद्दीन भी उसी दशक की देन है, अतीक अहमद भी उसी दशक की देन है, उसी दशक की मुख्तार अंसारी देन है, हरिशंकर तिवारी, वीरेन शाही, मतलब एंडलेस लिस्ट है। अगर आप इनके आपराधिक इतिहास को देखेंगे तो सब 90 का आपराधिक इतिहास है। कारण ये था, मारा गया किसी को, एसिड में जलाया गया, आंखें फोड़ दी गईं, खुलेआम सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन उस समय जैसे मुकदमा लिखा है, एफआईआर आज की तारीख में आपको अगर मिलती तो कंप्यूटराइज मिलती है, सीसीटीएनएस के, तब हाथ से लिखी जाती थी। गवाह अदालत तक पहुंच नहीं पाते थे, या तो कंप्रोमाइज़ हुए या फिर उन्हें मार दिया। गवाहों के मर्डर की संख्या अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी है इन लोगों से संबंधित गवाहों की, कि एक आतंक का वातावरण था। और 10-10, 20-20, 25-25 मर्डर करने के बाद भी न सज़ा हुई, न अदालतों में वो जो फाइल और तारीख, उन पर कोई रुकावट हुई कि तारीख दर तारीख वाला जो एक बड़ा फेमस वाक्य चलता है, तो उसमें भी कोई कमी नहीं आई। और फिर ये लोग विधानसभाओं में पहुँचे, संसद में पहुँचे, और किसका किसका नाम लिया जाए। उस ज़माने में जो दूसरों के लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे वो खुद इलेक्शन लड़ने लगे। तो ये वही दशक है जो जिसमें राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, ये दोनों हुए, और लोग सदनों में पहुंच गए, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे भाग्य निर्माता हैं या हमारे लिए विधि विधान लिखते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करने लगे। ये वही दशक था।
अब आते हैं फिर जिस पर वर्चस्व आई, श्री प्रकाश शुक्ला। कैसा था ये गैंगस्टर? देखिए, गैंगस्टर तो ये इसके काम करने का बिल्कुल अलग तरीका था। केवल 3 इसके पास हमेशा गैंग मेंबर 3 रहे। लोगों को धमका के, और धमकी भी ऐसी इस तरह से देता था कि लोग घबरा के उसे पैसे दे देते थे या उसकी बात मान लेते थे। लेकिन उसके मन में भी राजनीतिक कीड़े थे। उसको ये लगता था कि ये सब करके एक दिन हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम भी विधानसभा में पहुंचेंगे। जैसे बाकी 90 के दशक में लोगों ने किया था, वही इसके दिमाग में था। और उसने उस समय जैसे बड़ा क्रूर था, वो बहुत क्रूर था। एक गोली में जो काम हो सकता है उसके लिए 150-200 गोलियां मारता था। जैसे वीरेंद्र शाही एक बहुत बड़े पूर्वांचल के आपराधिक नेता थे। पूर्वांचल हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की जो दुश्मनी है वो जग जाहिर थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू होके जातिगत आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम जगहों पे फैली। और ब्राह्मणों और ठाकुरों का जो भेद है उसके बीच की जो गहरी लाइन है वो इन दोनों लोगों की पैदा की हुई थी। कहा यह भी जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह जी ने जो गुंडा एक्ट विधानसभा में पास कराया, आज भी चल रहा है, बड़ा इफेक्टिव है, वो इन्हीं दोनों लोगों के गैंगों को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए गुंडा एक्ट वो ले आए थे। तो उनको जब मारा लखनऊ में, आप समझिए दिन में 11 बजे की बात है, 30 मार्च का दिन था। उस दिन रिजल्ट डे था। पास में एक स्कूल था जिसमें रिजल्ट लेने, छोटे बच्चों का स्कूल था, 200-250 बच्चे, 200-250 उनके पेरेंट्स, वो कोई अपना रिजल्ट लेने जा रहा था, कोई रिजल्ट लेके वापस आ रहा था। और वहाँ बीच सड़क पर वीरेंद्र शाही को कम से कम 100 गोलियां मारी गई थी। पोस्टमार्टम में एंट्री एग्जिट शायद 110 दिखाई गई थी। और इतने लोग देख रहे थे, पिस्टल से, स्टेन से, पैरों से उसको, उसकी बॉडी को उलट के, आँखों में 5, बोले घूरता बहुत था। और कोई ऐसा नहीं था कि चोरी से कोई कह रहा है, चुपके से कह रहा है, जल्दी में कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। खूब इत्मीनान से, खुलेआम 5 गोलियां बाईं आंख में, 5 दाहिनी आंख में, 5 जो हैं, 5 या 10 दाहिनी तरफ। ये कन्फ्यूज़न हो गया कि हार्ट किधर है, तो दोनों तरफ, सीने में दोनों तरफ गोलियां मारी गई। तो इतनी निर्ममता पूर्वक वो हत्या करता था। और उसकी हत्या करने के बाद वीरेंद्र शाही की, फिर लोगों को लगा अरे वीरेंद्र शाही को भी मार सकता है, क्योंकि बहुत नाम था उस समय वीरेंद्र शाही का, इसको भी मार सकता है। तो फिर तो उसकी जैसे है दुकान चल पड़ी, जिसको फ़ोन कर दिया उसने पैसा दे दिया। तो बहुत कम समय में बहुत लंबी पहुंच वाला, बिहार में कितनी बड़ी बड़ी हत्याएं की। ब्रिज बिहारी प्रसाद की जिस तरह हत्या की उसने, वहाँ जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है उसके कैंपस में, वो तो मतलब उसके बारे में सोच लीजिए आप तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस तरह से उसको मारा था। तमाम बिहार की हत्याएं, तमाम दिल्ली की हत्याएं। बिल्कुल जी। आते हैं और तमाम हत्याओं पर बात करेंगे, लेकिन वीरेंद्र शाही की हत्या क्या अदावत थी श्री प्रकाश की? देखिए, अदावत उसकी गोरखपुर में, वहाँ मंडलीय रेलवे कार्यालय है, और वहाँ पर टेंडर निकलते हैं। उसका कैचमेंट एरिया बिहार का है। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो रेलवे से संबंधित कंस्ट्रक्शन या बाकी चीज़ें, वो टेंडर निकला करते हैं। अब चूंकि गोरखपुर में ये कार्यालय था, गोरखपुर से ही टेंडर निर्गत होते थे, वहीं जमा होते थे, वहीं फाइनल होते थे। और वो इलाका था वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का। तो टेंडर के फॉर्म जो लोग ले जा रहे हैं उनको एक एक को गिनना, जो जमा करने आ रहे हैं उनको एक एक को गिनना। बिना उनकी मर्जी के कोई टेंडर का फॉर्म नहीं जमा कर सकता था। सूरज भान, पटना जो मोकामा का रहने वाला था, वो भी, क्योंकि वो रेल लाइन भी जो पटना और उसके आसपास की है, वो भी उसी रेलवे हेडक्वार्टर के अंडर आती थी। तो वो भी जब आते थे यहाँ टेंडर के लिए, वो या उनके लोग, तो उनको ये दोनों मिलके घुसने नहीं देते थे। अदावत का ये आलम था कि वो अगर इनके आदमी दिखाई भी पड़ जाएं या बाहरी कोई भी दिखाई पड़ जाए तो उसे घसीट के ले गए, फॉर्म छीन लिए, और अगर कोई डाउट हुआ तो मार भी दिया। बहुत ढेर सारे मर्डर वहाँ
रेलवे हेडक्वार्टर के आसपास हुए। तो इसको ये लगा कि साहब अच्छा, उस जमाने में रेल मंत्री बिहार से हुआ करते थे लगातार दसियों साल तक। नीतीश जी थे, रामविलास पासवान जी थे, और बहुत से लोग वहाँ, रेलवे मिनिस्टर लालू यादव जी थे। तो सूरजभान ने सोचा कि रेलवे इलाका हमारा, काम हमको कराना है, मंत्री हमारा, और हम यहाँ आते हैं तो वो इन दोनों में से कोई न कोई ये कह देता ठीक है 10% दीजिए हमको, आप काम ले जाइए, बिल ले आइएगा, हम साइन कर देंगे, तो हम क्यों इनको पैसा दें। तो बार बार के इस तरह की बातों से वो आजिज आ गया। और इसी बीच में हरिशंकर तिवारी की अदावत वीरेन शाही से चल रही थी, जग जाहिर थी। तो श्री प्रकाश शुक्ला भी नया नया गोरखपुर में उसने अपना काम शुरू किया था। केबिल का व्यवसाय उस पर उसने कब्जा किया था। जो केबिल के लिए पैसा वसूलने वाले गैंग थे, उनकी हत्याएं की थी। तो सूरजभान को ये पता लगा कि हाँ, इस लड़के में दम है। वो हरिशंकर तिवारी के पास रहा करता था, उससे बातचीत की, और फिर वो जैसे बिजनेस डील है कि भाई अगर हमको मिल गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट इतना पैसा तुमको दे देंगे, या इतना काम तुमको दे देंगे, या इतना परसेंटेज तुमको देंगे। और फिर इन लोगों की अदावत शुरू हो गई। पहले से अदावत थी हरिशंकर तिवारी की वीरेन शाही से, और साथ में जुड़ गए ये सूरजभान और शिव प्रकाश। तो उस अदावत की वजह से फिर वो कि मैं तब तक मार दूंगा, अब तक। इसके पहले एक बार उसने बहुत सीरियस कोशिश की थी, AK-47 से फायर किया था, चलती हुई गाड़ी पे फायर किया था वीरेन शाही के। उनका गनर मारा गया था, उन्हें भी 2-3 गोली लगी थी, लेकिन बच गए थे। तो किसके AK-47 इन लोग के पास कहाँ से आ गए, इन माफियाओं के पास? देखिए, AK-47 का भी मैंने किताब में वर्चस्व में इसका जिक्र किया है कि एक पुरुलिया ड्रॉप हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, कि पुरुलिया के ऊपर AK-47 किसी विमान से गिराए गए थे। CBI ने बहुत लंबी उसकी जांच की थी, उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए, फिर उसमें से सजा भी हुई, छूटे भी। तो वो जहाँ जहाँ गिरे थे सब रिकवर नहीं हुए, 50% से ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाए थे। जिसके जिसके पास थी तो वहाँ के बाहुबली उनसे या तो खरीद लिया करते थे या मार के उनसे छीन लिया करते थे। सूरजभान के पास ये पुरुलिया ड्रॉप की AK-47 3, 4, 5 जो भी हूँ, वो उसके पास आ गई थी। इन दोनों के पास नहीं थी। ये असलहों का शौकीन था, शस्त्र और अस्त्रों का बहुत शौकीन था शिव प्रकाश। तो इसने रिक्वेस्ट की उनसे, दादा कहता था ये सूरजभान को कि दादा हमें AK-47 दिला दो। तो उनका ठीक है, मेरा काम कर दो, शाही को मार दो, हम तुम्हें 1 नहीं 2 दे देंगे। पहली अटेम्प्ट में फेल हो गया। उसने कहा चलिए मैंने कोशिश तो की, देखिए मुकद्दर था उसका, बच गया, 1 दे दीजिए। लेकिन तब वो सूरजभान नहीं माने, लेकिन बाद में 2 दी गई। एक आनंद पांडे के पास से बरामद हुई थी, दूसरी इसके पास थी। तो शह किसकी मिली थी? मतलब इतना श्री प्रकाश कैसे बढ़ गया? आपने जिक्र किया उन नामों का जी, कि उनके दम पर श्री प्रकाश इतना आगे बढ़ता गया। नहीं, मैंने बताया ना कि देखिए, शुरुआत में जब वो गोरखपुर तक सीमित था, तब वो हरिशंकर तिवारी का वरदहस्त उसके ऊपर था। फिर एक नेता थे अमरमणि त्रिपाठी, आप उनको भी जानते हैं। अच्छा। अमरमणि भी गोरखपुर से हुआ करते हैं। अपने छोटे मोटे काम के लिए वो अमरमणि पे दबाव बनाया करता था कि इसका ट्रांसफ़र करा दो, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इसी तरह से एक करके वो, अच्छा, उसका नाम इतना हो गया था कि वो जिस किसी से फ़ोन कर दे कि हमारा ये काम है, तो वो फिर दौड़ के उसका काम कराते थे लोग। तो यही वो लोग थे जो उसको राजनीतिक रूप से अगर उसे कोई काम पड़ गया है, क्योंकि खुद भी उसके अंदर ये कीड़े चलने लगे थे कि हमें विधायक होना है। और उसी को खुद नहीं, उसने तो कंस्टिट्यूंसीज सब, मैंने लिखा है कितनी कंस्टिट्यूंसीज उसने तैयार कर रखी थी कि इतनी कंस्टिट्यूंसीज में हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे, और सूरजभान अपने यहाँ बिहार में इतने। और उस ज़माने में ये सम्मिलित सरकारों का चलन था कि कई पार्टियों के गठजोड़ से सरकारें चलती थीं। तो ये अंदाज इन लोगों ने लगाया कि अगर हम 10-10, 15-15 विधायक भी तुम अपने यहाँ और हम अपने यहाँ जिता ले जाते हैं, जैसा कि चलन चलता आ रहा है, तो फिर हम किसी न किसी सरकार में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर हमारा जलवा होगा। ये उसके दिमाग में हमेशा था, मरते समय तक ये उसके दिमाग में था। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी अगर इतना साथ दे रहे थे, तब फिर उनके घर पे कहे कि 47 लेके पहुंच गए। ऐसा हुआ उनके घर पे, इसके जब पुलिस ढूंढती है तो शिव प्रकाश को ढूंढ रही थी, तो इसका एक भाई था ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को ले आई कैंट थाने। श्री प्रकाश शुक्ला का भाई ओम हाँ, प्रकाश? शिव प्रकाश शुक्ला का भाई। एक भाई और था उसका, उसको भी थाने पे ले आई।
शिव प्रकाश से कुछ रिश्तेदारों को। तो पुलिस जब जगह जगह दबिश देती है तो सबको ले आती है, शायद इससे पता लग जाए, शायद इससे पता लग जाए। उसका ये कहना था कि मेरे भाई को कैंट की पुलिस, कैंट थाने में बहुत मारा है वहाँ के एसपी सिटी सर्किल ऑफिसर और इंस्पेक्टर ने। वो उन्होंने फ़ोन करके शिव प्रकाश ने अमरमणि को, उस समय मंत्री थे, कि इनका ट्रांसफ़र करा दो, नहीं इनको हम मार देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। अमरमणि जिस तरह के नेता थे आप भी जानते हैं, और वो बातों के बादशाह, उनका बिल्कुल हो जाएगा। धीरे धीरे करके 1 महीने हो गए। ट्रांसफ़र कराना चाहता था वहाँ के डीआईजी एसएन सिंह साहब का भी, कि ये बहुत पीछे पड़े हुए हैं, इनको भी हटवा दो यहाँ से। तो हो नहीं पा रहा था ये हर बार कि हाँ मैंने उनसे बात कर ली, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, वो राजी नहीं हो रहे हैं, अभी मैंने इनसे कहा है, उनसे कहा है, इस तरह की बातों में वो उलझा देता था। तब तक फिर खबर उसके पास आई कि आज पुलिस घर पे पहुंच गई थी और घर में घुस के बहुत मारा ओम प्रकाश को। उस दिन वो गुस्से में नीले रंग की सीलो लेकर बैग में AK-47 लेके इनके घर में घुस गया। वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे। सेंट्रल टेबल पर उसने वो बैग रख दिया, चेन खोला, चेन से AK-47 निकाली और कहा कि ऐसा है मंत्री जी, पहचान तो रहे हो ना ये क्या है, आप नहीं करा पाओगे तो मैं अभी गोरखपुर में इसको एक मैगजीन चलाऊंगा, 15-20 गिर जाएंगे, ये सब अपने आप हट जाएंगे। और बेवकूफ़ बना रहे होते दिन से। अब वो अपना नहीं 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 भाई इसको भीतर रखो। लोग वहाँ जो बैठे हुए थे वो भाग लिए, सबको समझ में आ गया ये कौन आदमी है। और फिर जब तक पुलिस को सूचना मिलती तब तक वो अपना सब समेट के और सीलो गाड़ी से वहाँ फरार हो गया था। सवाल आप लोग पर ही उठे होंगे कि लखनऊ में आकर इस तरीके नहीं, सवाल तो उठाने वालों ने कम सवाल थोड़ी उठाए। भाई देखिए, मैंने आपको बताया कि उस समय संसाधन नहीं थे, उस समय मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। हमारे पास महिंद्रा की वही नीली जीपें हुआ करती थी। और जब STF बनी थी तो पहली शर्त यही अजय राज शर्मा साहब ने रखी थी कि साहब हमें अच्छी गाड़ियाँ अगर न मिली, क्योंकि तब तक बाज़ार में बहुत, बाज़ार का बड़ा उन्नतीकरण हुआ था, बाज़ार चढ़ रही थी बहुत, और बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, तेज़ गाड़ियाँ जो अपराधी इस्तेमाल करते थे, वो गाड़ियाँ, अपराधियों के पास अच्छी गाड़ियाँ थी, हमारे पास सिर्फ जीप थी। बिल्कुल आएंगे STF के बनने पर जी। लेकिन उससे पहले लखनऊ का हजरतगंज और RK सिंह जो दरोगा हुआ करते थे, उनका मर्डर, इतनी दहशत कि मतलब दरोगा को ही मार देना। देखिए ये एक घटना थी। हम लोगों को, जहाँ मैंने आपको बताया कि आज तो कहीं मुखबिर न रह गए हैं, ना आपके कॉन्टैक्ट रह गए हैं, ना इन्फॉर्मर रह गए हैं। आपको किसी के बारे में पता करना है, CDR उसकी निकाल लीजिए, वो कहाँ गया, किससे मिला, किससे बात की, कितनी देर बात की, रात में किससे बात करता है, 2 बजे के बाद किससे बात करता है। आप एक एक चीज़ उसकी CDR से निकाल लेते हैं। तब ऐसा कुछ नहीं था। उसकी लोकेशन जानने का सिर्फ एक तरीका था कि सूचना आपको कोई उसके साथ का आदमी दे, और जब आप काम करना शुरू करते हैं सूचनाएं भी आती हैं कि आज यहाँ था, आज वहाँ था। जैसे 2-3 चीज़ें उसके बारे में मशहूर थी। एक ये कि अपनी शेविंग वो खुद नहीं कर सकता था, और वो उसके लिए कभी जो सैलून है ताज होटल का उसमें जाता था, कभी हजरतगंज में एक बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून है उसमें जाता था, और तमाम जगहों की बातें होती। तो जैसे ही सूचना मिलती थी कि आज देखा गया है लखनऊ में, जैसे मुखबिर ने या कॉन्टैक्ट ने या इन्फॉर्मर ने या जानने वाले ने बताया कि साहब आज देखा गया है, तो ये मान लिया जाता था कि अगले 2-3 दिनों में वो अपना शेव कराने के लिए या बाल ठीक कराने के लिए वो इनमें कहीं आएगा। और उस दिन भी यही सूचना थी। मैं उस समय CO कैसरबाग था, सत्येंद्रवीर सिंह SP सिटी पश्चिमी थे, रणकेंद्र सिंह उनका गनर था, RK सिंह उनके पेशकार थे SP सिटी के। एक ही बिल्डिंग में CO कैसरबाग और SP सिटी का ऑफिस हुआ करता था, और अक्सर हम दोनों लोग यानी सत्येंद्रवीर सिंह साहब और मैं एक साथ ही कार्यालय में बैठते थे, चाहे उनके कार्यालय में या हमारे कार्यालय में, क्योंकि उस समय शिव प्रकाश को छोड़ के दूसरा कोई काम ही किसी के पास नहीं था, इतना दबाव था। तो ऐसे ही किसी ने सूचना दी कि आज वो आएगा, एक चक्कर लगा चुका है, आज वो शाम तक। अच्छा, वो लड़कियां उसकी बड़ी भारी कमजोरी थी। हजरतगंज का वो मार्केट जहाँ पर वो जाया करता था तो अक्सर घूमा करता था, और लड़कियों के इर्द गिर्द फप्तियाँ कसना या कोशिश करना कि किसी से बात हो जाए, या कोशिश करना कि कोई किसी तरह उसको डरा के या धमका के, या और भी तमाम तरीके हैं अपने वश में करना। तो वो लड़कियों के चक्कर में बहुत रहा करता था।
इसीलिए बार बार वो उस मार्केट में जाया करता था। ऐसे ही शाम को सब लोग बैठे हुए थे और सब वर्दी में थे। तो वर्दी में हम लोग कभी इस तरह के ऑपरेशन में नहीं जाते थे, तो वर्दी तुरंत निकाल के उसे सादे में हुए सब लोग। एक छोटी गाड़ी थी, सत्येंद्रवीर सिंह साहब की अपनी गाड़ी थी, मारुति गाड़ी थी, उसमें हम लोग बैठे और ये तय हुआ कि देखो AK-47 वो हमेशा क्रिकेट वाले बैग में या बड़े बैग में रखता है। तो जो बैग वाले, बड़े बैग वाले लोग दिखाई पड़ते थे उनको रोक रोक के हम लोग चेक करते थे कि इसमें क्या है। इसलिए हम लोग वहाँ गए थे और इसी चेकिंग में वो AK-47 वाला बैग मिल गया। जो अपराधी मारा गया था टूनिया राम था, मोकामा का ही रहने वाला था, सूरज भान का गैंग मेंबर था वो। तो वो था, श्री प्रकाश था और सुधीर था, ये सारे लोग थे, और वो टूनिया राम था। और सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने रोका, बैग टटोला, उनको लग गया कि कुछ भारी सा लग रहा है, ये इसमें असला हो सकता है। उन लोगों ने रजिस्ट किया। फिर जब चेन खोल के AK-47 निकाली तो उसने झपट्टा मारने की कोशिश की, फिर गोली चली। इसी बीच में RK सिंह, अच्छा जब भी हम लोग चेकिंग करते थे एक आदमी ऊपर की तरफ रहता था कि इनकेस अगर मिल ही जाएगा कोई तो फिर हमारा आदमी बचेगा कैसे। सब लोग, हम लोग हथियार लेके चलते थे, पिस्टल लेके चलते थे। सत्येंद्रवीर सिंह साहब के पास भी थी, हमारे पास भी थी, RK सिंह की अपनी सर्विस पिस्टल थी, सब लोग लेके चलते थे। तो उन्होंने ऊंचाई से ये देखा कि एक आदमी से बैग छीनने में सत्येंद्रवीर सिंह और राजेश पांडे लगे हुए हैं, लेकिन आगे चल रहे 3 आदमी पीछे मुड़ के दारुल शफा जो विधायक निवास है उसकी तरफ भागे हैं। तो इस एंटीसिपेशन में कि शायद ये वही लोग होंगे, वो हम लोग इसमें उलझे हुए थे। उसकी AK-47 निकाली, फिर उसने कोशिश की, फिर उसने जैसे ही उसके ट्रिगर पे हाथ लगाया और इस पूरे इंसिडेंट को कम से कम 5000 आदमी देख रहा था। कम से कम शाम का समय था, 7-8 बजे का, भरी बाजार थी। हजरतगंज वैसे भी हमेशा बिजी मार्केट रहती है। कम से कम 5000 आदमी देख रहा था। तो उससे ये रस्साकसी चल रही थी कि उसकी उंगली ट्रिगर पे न जाए कि ज़्यादा नुकसान हो जाए। फिर उसमें गोली चली उसको। इस बीच में RK सिंह ने उन तीनों का पीछा कर लिया। जनपद की मार्केट उसे कहते हैं। पीछे की तरफ वहाँ एक छोटा सा साइकिल स्टैंड पहले हुआ करता था, जिसकी बाउंड्री तार से बनी हुई थी। छोटे 2 रो में तार लगा हुआ था। रात का समय था, पीछे अंधेरा था। जैसे ही ये कूद के भागे हैं ये तीनों, बैग सबके पास था, तो इन्होंने भी, RK सिंह ने भी कूदने की कोशिश की, लेकिन वो तार इनके पैरों में उलझ गया और वो नीचे गिर पड़े। और दारुल शफा के गेट में ये तीनों घुसे थे। जैसे ही ये नीचे गिरे, इनके हाथ से पिस्टल छिटक गई RK सिंह के। वो वापस लौटे और फिर पिस्टल को उसकी डोरी से, कॉर्ड से उसको तोड़ा और उसकी कनपट्टी पर रख के 9 गोलियां मारी थी। और नया नया मंत्रिमंडल बना था। दारुल शफा के तीनों फ्लोर पे जो विधायक मंत्री बने थे, उनकी सुरक्षा में तैनात संतरी ड्यूटी वाले सिपाही सब राइफल लिए हुए खड़े थे और सबने देखा था। किसी ने रिटेलिएट नहीं किया। फिर उसके बाद जो है वो तो फिर किस्से कहानियों में है। कहते हैं फोटो भी छोड़ के जाता था अपनी? नहीं, वो फोटो छोड़ के नहीं जाता था। फोटो देखिए, सबसे पहले तो जो हुज्जत हुई, जो सबसे पहले हम लोगों का जो टारगेट था, क्योंकि मैंने आपको बताया अखबार लिखने से बाज नहीं आते थे। वो लिखते थे कि साहब ये रिजेक्टेड ऑफिसर्स की एक फौज STF बनाई गई है, ये इसके बस का नहीं है। इस तरह का अखबार का काम है लिखना। और उसका कारण देते थे कि साहब बताइए इतने महीने हो गए STF के बने हुए और अभी तक इनके पास फोटो भी नहीं है, या इतने दिनों से ये लोग पीछा कर रहे हैं। ये इंसिडेंट लखनऊ में ही हो चुके। विवेक श्रीवास्तव वहाँ का प्रदेश का सबसे बड़ा लॉटरी व्यवसायी था, उसको लाटूश रोड पे दिन में 50 गोली मारी गई थी। एक तो व्यापारी उससे बहुत नाराज था। ये शाही का हो ही गया था। तो ये लोगों ने कहा साहब फोटो इनके पास नहीं है, आज तक ये फोटो नहीं ले पाए, तो ये आगे क्या करेंगे। तो ये बहुत दबाव था कि बात तो सही है कि हम उसकी फोटो, और जहां जहां जाइए फोटो का नाम लेते ही लोग बिदक जाते थे। तब ये पता लगा कि उसने कहा है कि अगर फोटो किसी ने भी हमारी दे दी या हमें पता लग गया, और मारा भी उसने एक फोटोग्राफर को। वहाँ गोल बाजार या गोल मार्केट जो गोरखपुर में है, वहाँ एक फोटोग्राफर की हत्या की थी उसने, इस शक पे कि किसी तिलक या शादी के कार्यक्रम में कोई जो इसका वीडियो बना था, उससे फोटो मांगी गई है, उसने निकाल के देने का वादा किया है। बिल्कुल आएंगे कि वो फोटो जो खूब वायरल होती है वो कहाँ से आई, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ये मर्डर उसके लगातार राजेश जी बढ़ते जा रहे थे, इतनी
उसका मन बढ़ गया कि फिर सीएम तक की सुपारी ले डाली। अब देखिए, जो आदमी जब सक्सेसफुल होना शुरू हो तो अपराध में उसको सक्सेस मिलती गई। जो टारगेट बनाए, चिल्लाया, अखबार वो रोज़ देखता था, तो जब उसको सक्सेस किसी को भी मिलती है तो उसका मन तो बढ़ता है, मन बढ़ हो गया। और फिर लोग अपने काम के लिए उससे संपर्क भी करने लगे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या हुई थी, बड़े राइवल थे वो कल्याण सिंह जी के, उस समय के बहुत बड़े टावरिंग नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम चल रहा था, ऐसे में उनकी हत्या हो गई। उनका परिवार भी राजनीति में था, उनका बेटा और उनकी श्रीमती जी सब राजनीति में थे। ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने संपर्क किया शिव प्रकाश से कि हमारे पिताजी की हत्या का बदला लेना है। और उन लोगों का मानना ये था, उस समय जो सर्कुलेशन में जो बात चलती थी या जो अफवाह चलती थी कि कल्याण सिंह की वजह से ब्रह्मदत्त द्विवेदी की, क्योंकि एक ही इलाके से ये लोग आते थे, उनकी वजह से ये हत्या हुई है जिन लोगों ने भी की है। तो फिर ये कहते हैं कि कल्याण सिंह की सुपारी ली, सुना हम लोगों ने भी था, लेकिन आधिकारिक रूप से अजय राज शर्मा साहब ने अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट में इस बात का जिक्र किया कि क्यों उनको सीतापुर के एक ट्रेनिंग सेंटर से कल्याण सिंह ने बुलाया, फिर उनसे कहा कि मेरे मारने की सुपारी ली गई है। वो भी हतप्रभ रह गए। अजय राज शर्मा साहब भी बहुत ही फील्ड के प्रैक्टिकल आदमी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत यकीन से बता रहा हूँ, और इसके लिए एक यूनिट को बनाना है, आपकी मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ दोबारा एज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एक अपनी टीम बनाइए और इसके आतंक को ख़त्म करिए, और मेरी जो सूचना है वो बिल्कुल सही है। ऐसा बाइटिंग द बुलेट में अजय राज शर्मा साहब ने लिखा है। तो मान के ये हम लोग चल रहे हैं कि शायद ये साक्षी महाराज को टारगेट करने वाली बात रही होगी कि शिव प्रकाश से कहा गया होगा या उसकी जानकारी में लाया गया होगा, साक्षी महाराज की वजह से ऐसा हुआ है। चूँकि साक्षी महाराज और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ये सजातीय थे और बड़े निकट भी थे एक दूसरे के, तो ये कहा गया कि साक्षी महाराज को मारने की सुपारी को साक्षी महाराज ने या जिस किसी ने भी कहा हो कि साहब आपके मारने की सुपारी ली गई है, और ये बात फिर चलन में आ गई। ये बात हुई थी। 5 करोड़ की सुपारी थी उस वक्त। पैसे का जिक्र तो उसमें उन्होंने नहीं किया है अजय राज शर्मा साहब ने। अब जो आप जानते हैं उस समय अखबार का ही जोर था, ना तो आपके यूट्यूब चैनल थे, ना कोई वैसे चैनल थे, नोन 4-5 चैनल थे न्यूज़ के, तो उसमें जो बातें आती थी वो इसी तरह की बातें आती थी। अच्छा, इतना क्राइम ग्राफ था उसका, लगातार आप लोगों ने मुखबिरी के आधार पर उसको ट्रेस भी किया, इतने लंबे वक्त तक पकड़ा क्यों नहीं गया? मैंने बताया ना कि एक तो कम संख्या, 3 लोगों आपने केवल 3 ही आदमी वो रखता था। कोई उसके शुरुआत में जो उसके गैंग में रहे हो, एक तो आनंद पांडे, देखिए आनंद पांडे, सुधीर त्रिपाठी और ये बाद में जब आनंद पांडे से अलग हो गया तो अनुज सिंह और राजन तिवारी। थोड़े दिन राजन तिवारी ने ऑपरेट नहीं किया यूपी के किसी उसमें। राजन तिवारी का अपना बिहार में उनका काम था। बिहार में चूंकि राजन तिवारी एसोसिएटेड था सूरजभान से, तो इन लोगों की मुलाकात जरूर होती होगी, लेकिन एज ए गैंग इन्हीं तीनों लोगों ने ही काम, इसीलिए पकड़ा नहीं जाता 3 लोग। इसलिए एक तो 3 लोग थे, खबर निकलनी मुश्किल होती थी। दूसरा कि भय इतना हो गया था कि लोग सूचना देने से कतराते थे कि कहाँ गया है, कहाँ से निकला है, कहाँ आएगा, किस शादी में आना है, इसी तरह की सूचनाएं मुखबिर दिया करते थे। और उस ज़माने में डकैतों के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन हुए वो मुखबिरों से ही हुए, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हुई। हालांकि बहुत दिन ये नहीं चला, उसकी कुल अपराध में कुल आयु उसकी 5 ही साल रही, लेकिन 5 साल में ही उसने इतने बड़े बड़े अपराध कर दिए कि आज तक जिक्र हो रहा है, कि आज तक इतने साल बाद भी, सोचिए 98 में उसको न्यूट्रलाइज किया गया था, और आज भी हम आप यहाँ बैठे हैं इस पॉडकास्ट में उसकी इस विधा पर जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इतना बढ़ गया, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पुलिस ने जल्दी उसको पकड़ा। तो कई कारण थे, मैंने आपको बताया एक कारण ये भी था, वो बहुत अच्छी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। हमारे पास महिंद्रा की जीप थी, बहुत तमाम कारण, हथियार अच्छे, लोग कम। हाँ, तो ये कारण था। तो फिर यही जरूरत पड़ी कि एसटीएफ का गठन करना पड़ा। तब ये जरूरत पड़ी। फिर वो अजय राज शर्मा साहब ने कहा कि ठीक है, हम अपनी शर्तों पर, उन्होंने कहा हम अधिकारी इसमें कौन रहेंगे, अधिकारी और कर्मचारी हम डिसाइड करेंगे।
35 साल से कम उम्र के ही अधिकारी कर्मचारी रखेंगे। हमें 10 टाटा सूमो की व्यवस्था की जाए, 10 टाटा सूमो हमें मिलेगी तभी हम इनको चेज़ कर पाएंगे, वरना हम इनको चेज़ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें उन्होंने बताई और हमें अलग हमारी सारी व्यवस्था जो है वो अलग की जाए। जैसे ऑफिस हमारा अलग हो, काम करने का तरीका हमारा अलग हो, इस तरह से कि हम बहुत जो मेन स्ट्रीम में जो पुलिस करती है, अगर हम वैसा करेंगे तो हमारी खबरें बाहर जाएंगी, हम इनइफेक्टिव हो जाएंगे। तो वो सब बातें मानी गई और उसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम निकाला गया कि फ़लाँ तारीख से इसके लिए ऑफिस ढूंढ लिया जाएगा, फ़लाँ तक इसको इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा, फ़लाँ तारीख तक इसमें जो भी लोगों को रिक्रूट करना है रिक्रूट कर लिया जाएगा। और समय सिर्फ 6 महीने का। एसटीएफ का गठन सिर्फ 6 महीने और टारगेट सिर्फ एक, श्री प्रकाश और उसके गैंग को, उसके आतंक को समाप्त किया जाना। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देश में नहीं है। वीरप्पन को मारने के लिए भी एसटीएफ का गठन हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के गठन के बाद, पहले नहीं हुआ था वो। उसके बाद ये गठन हुआ कि एक यूनिट बनाई गई जो वीरप्पन के लिए, उसमें कई स्टेट्स की पुलिस को शामिल किया गया, बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के लिए एक यूनिट 6 महीने के लिए तैयार की गई। बिल्कुल, वीरप्पन का भी एनकाउंटर। हाँ, और बाद में खैर उसके बाद तो और फिर एसटीएफ तो बड़ा सामान्य सा नाम हो गया। अब तो सेल्स टैक्स वालों की भी अपनी, जीएसटी वालों की भी अपनी एसटीएफ है, सबकी अपनी अपनी एसटीएफ। लेकिन वो एसटीएफ जो बनती है उसको लेकर आपके ही अधिकारियों में खींचातानी थी। किसी ने कहा कि सब बेकार बेकार छांट कर ले आकर रख दिया है। नहीं, हमारे अधिकारियों में नहीं थी। मैंने लिखा है उसमें कि उस जमाने में अखबार क्या लिखते थे। अच्छा। देखिए, टीवी का उतना जोर नहीं था, 4-5 बड़े चैनल, वो 2000 के दौर से। हाँ, तो वो अखबार लिखते थे कि जिलों से रिजेक्टेड अधिकारियों की फौज है एसटीएफ। अभी तक इन्हें उसकी फोटोग्राफ नहीं मिली है, ये क्या पकड़ लेंगे उसे, ये क्या समाप्त करेंगे उसके गैंग को। इस तरह की तमाम खबरें अखबारों में निकला करती थी और बड़ा दुख होता था, क्योंकि हम लोग जितना कर सकते थे बहुत ही सीमित संसाधनों में उतने एफर्ट हम लोग कर रहे थे। तो फिर जब आपके पास वो फोटो कहाँ से है आप लोगों के पास, जो श्री प्रकाश की? हाँ, फोटो का बड़ा किस्सा है। फोटो के बारे में मैंने लिखा भी है कि हुआ कुछ यूं कि जब ये फोटो के लिए बार बार छपने लगा, अधिकारी भी पूछने लगे कि भाई आखिर तुम लोग जो तुमने कहा वो दिया गया, आज तक तुम्हें फोटो नहीं मिली। सब खाली, जैसे डांटने का तरीका होता है कि खाली आप कमरे में से ऑपरेट कर रहे हैं, फील्ड में निकलते नहीं हैं, लोगों से मिलेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा, इस तरह की बातें। तो फिर ये हुआ, सब लोगों ने बैठ के तय किया कि पहले फोटो ही इसकी निकाली जाए, कहाँ कहाँ हो सकती है। एक टीम गोरखपुर में कहाँ शादी में था, कहाँ ब्याह में गया था, कहाँ दोस्तों की पार्टी में गया था, सब जगह सारी प्रोबेबिलिटी। लेकिन फिर पता लगा कि इसने सबको धमका रखा है कि फोटो अगर हमारी गई। लखनऊ आने की एक दिन सूचना हुआ असल में ये था, विवेक श्रीवास्तव को जब मारा गया, विवेक श्रीवास्तव लॉटरी व्यवसायी को जब श्री प्रकाश ने मारा लाटूश रोड पे लखनऊ में, तो वो मारा इसलिए कि उसका एक बहनोई, चचेरा बहनोई शायद, वहीं हजरतगंज में ही रहता था और वो भी लॉटरी के व्यवसाय में इंटरेस्टेड था। श्री प्रकाश ने विवेक श्रीवास्तव को फ़ोन किया कि मेरा बहनोई है, इस पर्टिकुलर इलाके की एजेंसी उसे दे दो, क्योंकि सारा काम विवेक के पास ही था। बड़ा भारी लॉटरी हाउस उसने बनाया था और वहीं से वो, आप जानते हैं हर राज्य की लॉटरी हुआ करती थी, उसके टिकट्स आते थे और वो अपने जो उसके लोग हुआ करते थे जो ठेलों पे खुमचों पे सब लगा के जो बेचते थे, वो उसके सेट थे हर इलाके के लिए कि ये इनके यहाँ फला जाएगी। तो उन्हीं में से किसी जगह के लिए उसने फ़ोन किया था कि हमारे बहनोई को फला जगह का काम दे दीजिए, वहाँ सारी जितनी भी लॉटरी आपकी हैं इस पर्टिकुलर जगह का काम ये बहनोई हमारा दिखेगा। तो उसने कहा तुमको क्यों दे दें भाई हम, या किसी के कहने पे क्यों दे दें, हमारे जो आदमी पहले से काम कर रहे हैं उनको मार के बाहर कर दें, हम ये नहीं करेंगे। 2-3 बार कहा और वो नहीं माना, तो फिर इसने कहा इसको हम मार ही देंगे और फिर विवेक श्रीवास्तव को मारा गया। बातचीत में ये बात आई कि साहब इसका एक बहनोई भी यहाँ रहता है, बहनोई के यहाँ चल के देखा जाए, हो सकता है उसके यहाँ कोई फ़ोटो हमको मिल जाए। बालू अड्डा एक जगह है हजरतगंज में ही, तो बालू अड्डा में उनका एक बड़ा सा मकान था, सब लोग इकट्ठा हुए, अरुण कुमार साहब भी थे,
सत्येंद्र वीर भी थे और इंस्पेक्टर्स थे हमारे, अविनाश मिश्रा था, और बहुत से लोग थे। ये सब लोग इकट्ठा हुए और फिर उसको घेरा गया, मकान को घेर के उसमें तलाशी शुरू हुई। उसका जो बहन बहनोई, जो तथाकथित बहन बहनोई थी, वो भी मिले। उनसे कहा गया कि भाई कब आया था। चूँकि वहाँ आया था तो ये अपना पुलिस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देती कि तुम्हारे यहाँ आके रुका था वो। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे यहाँ नहीं आया था। थोड़ा जोर ज़बरदस्ती भी की गई। उसके जो फोटोग्राफ्स के उस ज़माने में एल्बम हर आदमी रखता था। मोबाइल तो थे नहीं कि सब चीज़ें मोबाइल में रहती थी। एल्बम तलाशे गए कि पुराने एल्बम कहीं हों। शोरगुल हो रहा था, वो चिल्ला रहे थे पति पत्नी दोनों। इसी बीच में बगल के कमरे में उसके 2 छोटी बच्चियां थी, उसकी 12-13 साल की, एक 7-8 साल, 2 बच्चियां थी। तो हम में से ही कोई उनके पास गया, वो दोनों रो रही थी ज़ोर ज़ोर से कि बेटा तुमको क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारे मम्मी पापा को आप लोग मार रहे हैं। तो ये हुआ कि नहीं, मार नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मामा आए थे क्या। तो उसने कहा हाँ आए थे, मामा आए थे, हमारी बर्थडे पर आए थे। तो बेटा फ़ोटो है उनका? हाँ अंकल फ़ोटो है हमारे पास। किताब से निकाल के उसने 4-5 फ़ोटो दी। ये बताया कि ये मामा हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये माता जी हैं, ये हमारी बहन है, ये बुआ है। ये सब फ़ोटो में जो जो उसने दिखाया, तो हल्ला मचा। अब ज़रूरत नहीं, फ़ोटो मिल गई है। जब उनके बहन बहनों ने सुना, यानी बच्चियों के माँ बाप ने सुना, तो वो भी भाग के आ गए। उन्होंने पैर पकड़ लिए कि ये फ़ोटो कृपा करके मत छापिएगा, नहीं वो मार देगा। तो उसको डांटा गया कि भाई तुम्हारा साला है, तुमको कैसे मार देगा। बोले साहब वो किसी का साला बनोई नहीं, उसे अगर फ़ोटो देखते ही पता लग जाएगी फ़ोटो कहाँ से मिली है तो हम लोग मारे जाएंगे, आप निश्चित मानिए हम मारे जाएंगे। तो ये हुआ, अच्छा ठीक है, हम लोग कोई व्यवस्था इसकी करते हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ सिक्योरिटी देंगे, कुछ इस तरह की बात करके फ़ोटो लिए हम लोग निकल आए। रास्ते में अरुण कुमार साहब ने कहा कि राजेश कुछ ऐसा करो, ऐसा लग रहा है साला मार देगा इनको, और फ़ोटो से देखने में पता लग जाएगा कि इस बर्थडे की पार्टी कौन कौन लोग हैं। तो हमने कहा सर अभी इसका हम तरीका कुछ ढूंढते हैं, निकालते हैं, इस फ़ोटो को अलग कराते हैं और किसी दूसरी फ़ोटो पे पेस्ट कराते हैं। उस ज़माने में बॉलीवुड के सितारों के पोस्ट कार्ड चला करते थे, सुनील शेट्टी का। हाँ, तो वो जहाँ इस समय कैफ़े कॉफ़ी डे है, वो है एक कॉर्नर है, उसी में खंभे पे वो तार बांध के उसी में बेचते थे। 5 रुपये या 2 रुपये का एक पोस्ट कार्ड मिलता था। तो वो लिए हम गए वहाँ। अचानक ये फ़ोटो देखी तो मेरे मन में विचार आया कि देखो किससे मिलती जुलती है। उससे देख के, तो बाकी सबको देख के सुनील शेट्टी वाली वो फ़ोटो जिसमें वो डेनिम की शर्ट पहने हुए है, वो फ़ोटो देख के लगा कि ये कुछ मैच कर जाएगी। तो वो फ़ोटो उनसे ले ली पैसा दे के हम लोगों ने। और अमर फैक्स है वहीं हजरतगंज में है आज भी, पहले तो उनकी छोटी दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान हो गई। और पहली फ़ोटोकॉपी कलर्ड उन्हीं के पास आई थी, लखनऊ में किसी के पास नहीं थी। उनके पास गए, उनसे बताया कि देखिए ये है, और फिर पहले वहाँ बैठ के उसके हेड को काट के सुनील शेट्टी वाले पे फिट किया। आप आज भी अगर देखिए तो कॉलर के बीच में वो गर्दन फंसी हुई सी लगती है, और ये लगता है कि ये अलग से जोड़ी गई, थोड़ा सा ऐसे भी है, हाँ थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ी भी है। लेकिन जिसको पता है कि ये कैसे बनी है वो जरूर इसको देख पाएगा, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। तो वो बंटी से कहा, हमने कहा गुरु इसकी कॉपी निकलवा दो। कितनी? 50। उनका भी निकलवा दी उन्होंने, 50 निकलवा दी, और उसकी कॉपी पोस्ट कार्ड साइज की बना के और अरुण कुमार साहब को, अरुण कुमार साहब ने तुरंत प्रेस बुलाई और कहा भाई आप लोग फ़ोटो चिल्ला रहे थे, ये फ़ोटो आ गई है, और फ़ोटो बढ़ गई। अगले दिन सारे अखबारों में, टीवी में, सब नाम तो उसका हो ही गया था, तो सब जगह शिव प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो छप गई, और वही एकमात्र फ़ोटो थी। आज तक भी वही एकमात्र फ़ोटो है। बाकी कुछ फ़ोटोग्राफ उसके गांव से या घर से लोग लाके, वो अभी हाल का डेवलपमेंट है। पहले तो सिर्फ वही एक फ़ोटो थी, और उसी फ़ोटो पर फिर वो सबके पास कि सब लोग देख लीजिए, सामने कहीं पड़ जाए तो कोशिश करिए कि ये हुलिया है। सिपाही भी फिर मांगने लगते हैं, साहब हमको भी दे दीजिए सब लोग। और जब आर.के. सिंह की हत्या हुई तो उनकी जेब में भी फ़ोटो थी, और संभव ये बात हल्ला हो गई कि साहब देखिए आर.के. सिंह की जेब में फ़ोटो थी, वो मारे गए। उसको पता लग गया था कि फ़ोटो लेके घूमता है, तो चुपचाप लोगों ने वो फ़ोटो भी अपने पास से हटा दी, हमारे ही पुलिस वालों ने, कि ऐसा न हो ये पता लग जाए कि हम उसकी फ़ोटो लिए घूम रहे हैं, हम ही मारे जाएं।
ये दहशत का उस समय ये माहौल था उस जमाने में। बिल्कुल। तो श्री प्रकाश की जो फोटो है उसमें गला उसका है, बाकी थोड़ा जी सुनील जी शेट्टी का सुनील है, ये शेट्टी लोग का आप है। जी समझ लीजिए। अब आता है कट टू इंदिरापुरम, हाँ श्री प्रकाश का एनकाउंटर। जी। वो दिन क्या हुआ था, कैसे आप लोगों ने वो दिन फेस किया, देखिए हम कैसे लोग एनकाउंटर कई हुआ? दिन से वहाँ थे। मैंने इसमें बहुत पूरा डिटेल लिखा है कि तब तक हम लोगों को, हमारे पास तो पैरेलल पे सुनने की सुविधा नहीं थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास थी। पीपी सिंह साहब एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे और तेवतिया साहब हमारी टीम में थे। उस समय इंस्पेक्टर थे, बाद में डिप्टी एसपी प्रमोट हुए, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। बड़ा जिगरदार अफसर था वो। पीपी सिंह से उन्होंने बात की और कहा कि साहब हमें ये नंबर है, इस नंबर से किसी के पास फ़ोन आया था कि ये नंबर है, इसको हमें पैरेलल पे अगर सुनाया जा सके। तो खैर उन्होंने सबसे बात की, अरुण कुमार साहब ने कमिश्नर पुलिस से बात की, सबसे बात करके एक नंबर वहाँ हम लोग सुनने लगे। लखनऊ में ये सुविधा नहीं थी, दिल्ली में ये सुविधा थी कि नंबर पैरेलल लिसनिंग पे सुना जाए। बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी पैरेलल लिसनिंग की या सर्विलांस की। तो वो नंबर सुने जाने लगे, वो बार बार सिम बदलता था। फिर IMEI नंबर को पैरेलल पे लिया गया कि इस सेट में जो भी सिम लगेंगे वो सब कॉल हमको मिलने लगेंगी। तो उसी से ये बात समझ में आई कि इन लोगों को रांची जाना है और 23 तारीख को जाना है, 23 सितंबर को। उसका टिकट कहाँ से लिया गया? फिर बातचीत में आया कि 21 को जाना था और उस दिन ये लोग एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाए क्योंकि शिव प्रकाश सो के नहीं उठा। बातचीत हो रही थी, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये पहुंचा नहीं वहाँ पर। तो फिर एक क्लू मिल गया, एयरपोर्ट पे 3 लोगों का एक साथ टिकट जो बुक हुआ था, किस किस नाम से हुआ था, लेकिन दूसरे नामों से उन लोगों ने बुक कर रखा था। लेकिन वही 3 टिकट, वही 3 लोग टर्न अप नहीं हुए, आए नहीं और फिर वो प्लेन चला गया। तो उस पर जोर लगाया गया। फिर एक आया कि साहब इस टिकट को फलां दिन के लिए चेंज करा लो। तो उसके लिए आनंद को, अनुज प्रताप सिंह चूंकि ईस्ट वेस्ट एयरवेज में पहले वो काम कर चुका था, कि उसको इस काम के लिए लगाया गया। हम लोग दिन भर रहे वहाँ पर काउंटर के पास, वो आया भी और कब वो काउंटर पे बात करके चला गया ये पता नहीं चला क्योंकि हर बार बदल देता था। कभी कभी ऐसे सिम या दूसरे सेट से बात कर लेता था कि वो पैरेलल में हमारे पास कॉल आती नहीं थी। तो फिर ये तय हुआ कि अब फिर आगे कि हाँ हमने चेंज करा लिया, कल फला फ्लाइट से जाना है। तो ये तय हुआ कि उस फ्लाइट पर जाने से पहले इसको इंटरसेप्ट करेंगे। वो भीतर कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ अरुण कुमार साहब ने बात की थी, DCP जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हैं, उन्होंने मना कर दिया था, साहब यहाँ कैमरे वैमरे बहुत लगे हैं, ये यहाँ संभव नहीं है और VIP मूवमेंट हर समय रहता है, आपको जो कुछ करना है वो पहले करिए। तो टाइम सेट कर लिया, गाड़ी कौन सी हो सकती है, 3 ही लोग होंगे, ये सब चीज़ें सेट करके वो हम लोगों ने वहाँ देखना शुरू किया कि अब ये यहाँ से जाएंगे। उस दिन जिस दिन नहीं आया था, नहीं आया, खैर अगले दिन फिर जाने की उसकी जब बात हुई, तब तक एक इंटरसेप्शन हम लोगों को मिल गया कि वो ग्रेटर कैलाश की किसी फ़ोन नंबर से आरिफ बिल्डर्स को धमका रहा है। आरिफ बिल्डर्स के भी हाल में डेथ हुई, उनको धमका रहा है। वो नंबर ट्रैक हुआ, फिर ये हुआ कि साहब ये फलां PCO का है। हम लोग सिर्फ देखने के लिए, नवरात्र चल रहे थे, दूसरा दिन था, सब लोग व्रत थे, ये देखने के लिए कि जहाँ जिस PCO पे गया है वहाँ के मालिक से या ऑपरेटर से पूछा जाएगा भाई क्या हुलिया है, क्योंकि ये अफवाहें थी कि साहब प्लास्टिक सर्जरी करा ली, दाढ़ी बना ली, बड़े बड़े बाल कर लिए, पहचानना मुश्किल है, चश्मा लगाने लगा। इस तरह की बातें किसी भी क्रिमिनल के लिए बराबर हवा में तैरती रहती है। तो कम से कम लेटेस्ट पोजीशन जब नेक्स्ट डे वो आएगा एयरपोर्ट में, तो हमें बिल्कुल पक्की वाली खबर होगी कि ये इस तरह का है, इस समय इतने बड़े बाल हैं, इतनी दाढ़ी रखे है कि नहीं रखे। इस चक्कर में हम लोग गए और फिर ये पता लगा कि अभी सब वो 10 ही मिनट पहले तो निकला है यहाँ से, क्योंकि वो कॉल चल रही है बहुत देर से। और फिर हम लोगों ने पीछा किया उसका, पीछा करते गए, वो भागता गया। फिर वो जब गाज़ियाबाद में इंदिरापुरम की तरफ, अब लगता तो ये है कि दिल्ली की सड़कों का उसे अंदाज़ा था, गाज़ियाबाद की सड़कों का अंदाज़ा नहीं था। इंदिरापुरम में ऐसी जगह पे जहाँ पे आगे रास्ता ही नहीं था, फिर वहाँ पर उसको भी लगा कि अब हम घिर गए हैं, उसने अपनी तरफ से फायर किया, हम लोगों ने अपनी तरफ से फायर किया। ये हुआ था इंदिरापुरम में। फिर लड़की से ही मिलने आया है, लड़की से ही मिलने आया था इंदिरापुरम में।
नहीं नहीं, उस समय तो भाग रहा था। इंदिरापुरम में लड़की वाला मामला नहीं था, ना ना, वहाँ अच्छा, कई बातें इनकाउंटर पर ये भी हुई जी। कि एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही उठाया, फिर उसके बाद देखिए, इनकाउंटर कहने इंदिरापुरम में वाले हुआ। तो देखिए ऐसा नहीं, कहने वाले तो कहेंगे हम्म। कौन सा अपराधी है जो इनकाउंटर में मारा गया और सब लोगों ने मान लिया कि नहीं नहीं, सब बड़ी बहादुरी का काम किया पुलिस। ऐसा नहीं होता है। हम्म। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम्म। और दूसरे, ऐसा हुआ होता उसमें तमाम जांचें हुई। अब तो इतने साल हो गए, अब किसी की जुबान पे आप ताला नहीं लगा सकते। जिसकी जो मर्जी है वो कहता है, वो कहता रहेगा। हम्म। कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा है, कल भी कहेगा। ठीक। लेकिन एक आतताई का अंत हुआ था। बिल्कुल। और जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल शब्दशः उसी सीक्वेंस में उसे लिखा भी गया। उसकी प्रॉपर एफआईआर है, उसकी मजिस्ट्रियल जांच हुई है, सब कुछ हुआ है। अच्छा, इस इनकाउंटर से पहले उसका फोन जब आपके पास आया था, आपको भी धमकाया था? हाँ हाँ, सब। अरे धमकाने का तो उसका कोई, किसको नहीं धमकाया उसने फ़ोन करके। आपसे क्या बात हुई थी? हमसे वो वही कह रहा था कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हम्म। और फिर वही जो वो कुंडली निकाला करता था कि तुम इतने बजे गए थे, तुम्हारी बेटी फलां स्कूल में जाती है, तुम्हारा बेटा फलां स्कूल में जाता है, और हम भी पीछे पीछे रहते हैं। तब तक हम लोगों को ये जानकारी हो गई थी कि ये ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल ब्लैकमेल करता है करेगा। उस आदमी को कि उसको लगता है कि वाकई ये मेरे पीछे पीछे था, मुझे गोली मार देता। ऐसा वो एक कुंडली निकालने का, एक जानकारी निकालने का एक तरीका, वो कहता था कुंडली निकालो, सारे ग्रह निकालो इसके। और ऐसे लड़कों को लगाता था जिनके पास कोई रिवॉल्वर पिस्टल नहीं है, प्रॉपर उनके पास गाड़ी के कागजात हैं, कहीं उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सुबह फ़ोन कर दिया कि फलां हैं लाला, इनका ज़रा सा शाम तक हमको कुंडली निकाल के बता दो। लड़के भी सब सेट थे। कुंडली निकालने का मतलब कि सुबह कितने बजे निकले, कितने बजे दुकान पे पहुंचे, दुकान पे किससे किससे मिले, दोपहर में कहाँ चले गए, शाम को ताला बंद करके आए तो फिर कहाँ पान खाया, कहाँ सिगरेट पी, कहाँ कोल्ड ड्रिंक पिया, और कितने बजे वहाँ पहुँचे, क्या पहने हुए थे, ड्राइवर क्या पहना हुआ था, जो जो मिलने आए थे, अगर कोई पहचान वाला है तो क्या उसका नाम तो पता था। आपने जवाब क्या दिया? नहीं, हमने, भाई उसने, हमने कहा कि भाई तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते। हम लोग उस समय ये रिकॉर्डिंग की कोई, मोबाइल पे तो ये फ़ोन आते नहीं थे, फ़ोन लैंडलाइन पे आते थे। और लैंडलाइन में एक रिकॉर्डिंग की किट आया करती थी 100 या 125 रुपये की, कि आप उसको पैरेलल में अपने टेप रिकॉर्ड में जोड़ दीजिए, बड़े वाले कैसेट वाले में, और आप बात करते रहिए, दोनों तरफ की बातें उसमें रिकॉर्ड हो जाए। मैंने रिकॉर्ड भी किया था उसको। सभी लोग, ये हिदायत थी कि सब लोग अपने अपने फ़ोन इस रिकॉर्ड तरह के, हाँ, उसको रिकॉर्ड करेंगे और शेयर करेंगे। तो उससे कहा गया कि भाई तुम सरेंडर कर दो। काहे तुम, असल में उसका पीछा एक बार किया था हम लोगों ने, और पीछा किया तो अंदाज से था, लेकिन वो वाकई उस गाड़ी में था। तो उसी बात को वो कहने के लिए कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, धमकी देने वाली बातें, और तुमने उसका हश्र नहीं देखा, उसका हश्र नहीं देखा। मैं कहा ये किस्सा कहानी बंद करो। तुम मेरे नंबर पे फ़ोन कर रहे हो, तुम्हें पता है हम कहाँ हैं, या तो तुम टाइम बता दो, हम रुके रहते हैं, आओ हो जाए दो हाथ, और या फिर तुम जगह बताओ, हम आ जाएंगे। भाई ऐसा है ना कि जब उसको हम जानते थे कि, या हमारी पूरी टीम जानती थी कि ये बातों का शेर है, और टारगेट जब ये फिक्स करता है तो ज़रूर कोई ना कोई उसमें, या तो कोई पैसा इन्वॉल्व होगा, या और दूसरी कोई बात होगी। तो कहने में थोड़ी कोई हर्ज था। तो फिर बहुत देर तक ये बात चलती रही, बल्कि ये सवेरे की बात है। बाद में कॉल ट्रेस हुई थी, नेपाल से की गई बात थी, नेपाल के पीसीओ से, और उस समय बच्चे हमारे बहुत छोटे थे, और स्पीकर फ़ोन ऑन करके तब बातचीत करते थे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न न हो दोबारा अगर हम सुने उसको। तो वो फिर गाली गलौज हुई। भाई कोई गाली देगा आपको तो आप भी रिटेलिएट करेंगे। तो जितनी गाली वो दे रहा था उसकी गाली भी दी गई, खूब कस के गालियाँ दी गई। फिर उसने, बच्चों ने सुना उसको, बच्चे उठ गए, सहम गए, डर गए, क्या बात हो रही है, कैसे बात कर रहे हैं। तो ये सब हुआ था उस समय। फिर वो कैसेट लेके हम गए, वो पूरी बातचीत अरुण कुमार साहब को, सत्येंद्र सिंह साहब को बताई गई कि साहब ये बात हुई है, नंबर उसका निकाला गया। तो ये तो होता है। धमकी तो उसने किसको नहीं दी, मैंने एक एक आदमी का जिक्र किया है किताब में, किसको धमकी दी थी। आखिरी सवाल श्री प्रकाश से जुड़ा हुआ, लालजी टंडन जी वाला मामला क्या था कि 3 महीने वो अस्पताल में भर्ती हो गए उसके डर से? वो वही है। देखिए, लालजी टंडन साहब वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे लखनऊ में, कि बहुत ही मशहूर शख्सियत थे। दूसरी बात ये थी कि वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत करीबी थे, और नगर विकास मंत्री थे।
नगर विकास विभाग से यानी नगर निगम से किन्हीं 2 बाबुओं के ट्रांसफ़र की बात उसने ये बन के कही थी कि मैं फलां जिले का जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ। ऐसे वो तो बात करते नहीं, आ गए तो फिर वो अपने पे आ गया कि मैं शिव प्रकाश बोल रहा हूँ, इतने दिन से मैंने कहा है, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और देखना मैं घुस के मारूंगा तुम्हें, कितनी सिक्योरिटी रखोगे। तो वो बेचारे शरीफ आदमी, उनका न क्राइम से कोई लेना देना, न कभी उन्होंने पैरवी किसी इस तरह के क्रिमिनल्स की कभी, मतलब मैं बहुत लंबे समय लखनऊ में तैनात रहा, सीओ हजरतगंज रहा, सीओ कैसरबाग रहा, एसपी सिटी रहा, एसएसपी रहा वहाँ, लेकिन कभी लालजी टंडन साहब ने कभी अपराध के सिलसिले में कोई पैरवी किसा भी एक फाइनल रिपोर्ट लगा दी, कभी उन्होंने नहीं कहा था। शरीफ आदमी, उनको लगा कि पता नहीं, और चुपचाप वो KGMC में भर्ती हो गए, प्राइवेट वार्ड में रहे 3-4 महीने, कि कम से कम उससे एक बचत रहेगी कि हमको बाहर निकलना हमारा बंद हो जाएगा। नहीं तो कार्यकर्ता हैं हमारे वोटर हैं, वो किसी शादी में बुलाएंगे, किसी उसमें बुलाएंगे, हमें जाना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल। अब आते हैं इस वक्त के मामले पर। एक नाम इस वक्त खूब चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई जी। जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, लगातार जिम्मेदारी ली। आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम बन रहा है, और जिस तरीके से उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने की कोशिश? देखिए, आपने जितना सुना है उतना हमने भी सुना है। 10 साल से वो जेल में है, ये भी बताया गया है कि उसने कभी जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया। कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा क्रिमिनल की मानसिकता पता होगी। हाँ, नहीं, कुछ सिमिलरिटीज हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, मुंबई अंडरवर्ल्ड में क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि पिछले 10, 12, 15 सालों से मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो जो पहले का अंडरवर्ल्ड की जो एक्टिविटी थी वो लगभग खत्म हो गई। कुछ तो आपस में लड़कट के मर गए, कुछ पुलिस ने मार दिए, और फिर नए नए जो गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए, उससे अब उनको ट्रैक करना, अकाउंट फॉर करना बहुत आसान हो गया, तो वो एक्टिविटी अब बंद हो गई थी। 2 घटनाएं और हुई हैं उत्तर प्रदेश में। एक, अतीक और अशरफ को लाइव, यानी तमाम वहाँ पर प्रेस वाले थे, लाइव करने वाले कैमरे थे, वो जो हाथ में उसका आप ID लगाते हैं वो थे, और इसी बीच में 3 लोग आए और गोलियों से उन्हें भून दिया, और लाइव सब पूरे देश ने देखा। उनके पास पिस्टल बरामद हुई, जिगाना। ये टर्किश पिस्टल है, बहुत महंगी है, ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 7 लाख 8 लाख रुपए है, और उन तीनों की माली हालत जोड़ दीजिए अगर, तो भी वो 5 लाख से ऊपर नहीं है। सवाल ये है कि जिगाना पिस्टल इनके पास आई कहाँ से? बड़े बड़े बदमाशों के पास यहाँ जिगाना पिस्टल नहीं है। जिगाना पिस्टल पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में मिल जाती है, लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो उसके आतंकवादी लोग हैं। तो वो यहाँ आई कैसे, और ऐसे लोगों के पास तक कैसे पहुँची? क्योंकि एक आध को छोड़ को जिनका चोरी वोरी का है, बाकी कोई क्रिमिनल इतिहास भी इन तीनों का नहीं है जो पकड़े गए। दूसरी घटना हुई जीवा, संजीव माहेश्वरी जीवा, कोर्ट में मार दिया। हाँ, जिसको कोर्ट में मारा गया। वकील की ड्रेस पहन के एक आदमी आया, और जैसे ही वो पुलिस सिक्योरिटी के साथ वहाँ आया, वैसे सटा के गोली मार दी, पिस्टल अपनी फेंक दी, हाथ उठा दिया, वकीलों ने ही पकड़ लिया। यही अतीक अशरफ में भी हुआ, पिस्टल फेंक दी, हाथ उठा दिया, और सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, और पकड़ के बाबा सिद्दीकी में भी यही हुआ, गोली मारी, हो सकता है भागने की कोशिश की हो, और पकड़े गए। उसमें भी बहुत ही अच्छी बोर की पिस्टल है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अब तक बताया नहीं है कि कौन सी पिस्टल बरामद हुई, लेकिन इतना तो है कि 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 30-35 कारतूस ये बरामद हुए। आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन तीनों में देखिए, अतीक अशरफ का भी बहुत पुराना मामला हो गया, संजीव जीवा का भी बहुत पुराना मामला हो गया, सिद्धू मूसेवाला का भी बहुत पुराना मामला हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी बात लॉरेंस बिश्नोई तक नहीं पहुंची है। यानी इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम नहीं खुला है। हल्ला सब जगह है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अखबार जानता है, टीवी जानते हैं, पुलिस अधिकारी जानते हैं, और अब तो सामान्य लोग जान गए कहीं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी एक तरह का होना। तो अतीक और अशरफ में भी लॉरेंस गैंग कहाँ दिखता है? अब देखिए, ऐसा है ना, मैं कहता रहा हूँ, जिगाना आई कहाँ से? हाँ, जिगाना आई कहाँ से? अब जब तक ऑफिशियली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसको बता नहीं देती कि साहब ये कहाँ से आई,
या तो इसके कॉन्ट्रेरी कुछ बता दें कि नहीं साहब इसको फला आदमी ने दिया था, उन लोगों ने नहीं दिया था, तो भी बात समझ। अभी तक, जबकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जिस वेपन से या जिस आला कत्ल कहते हैं हमारे यहाँ पुलिस की भाषा में, वो आला कत्ल कहाँ से आया, कैसे पहुंचा, किसने दिया, क्या खरीदा गया, बेचने वाला कौन है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन किसी इन्वेस्टिगेशन में ये सोफिस्टिकेटेड विदेशी पिस्टल्स कैसे आई, इसका कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल। आपको लगता है कि अंडरवर्ल्ड में एक नया डॉन स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है? अब पोर्ट्रेट तो ऐसा ही हुआ है, पोर्ट्रेट तो ऐसा ही हुआ है कि भाई जो अंडरवर्ल्ड बिल्कुल खाली चल रहा था, अचानक ऐसे व्यक्ति को जिसके बॉलीवुड में बड़े अच्छे संबंध हैं और उसको मार दिया गया। तो अब तो जो जैसे पहले अंडरवर्ल्ड ने कब्जा कर रखा था मुंबई पे, वैसे इसके लिए भी मौका हो गया कि वो अंडरवर्ल्ड पे कब्जा, जो वहाँ की मार्केट पर और वहाँ के लोगों पर ये कब्जा करे। तो ये सिमिलरिटी तो है उसमें, बाकी तो एजेंसीज हैं वो बताएंगी। बिल्कुल। मुंबई, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, बबलू श्रीवास्तव, इन सब पर भी आप लोगों ने काम किया? हाँ, मैंने आपको बताया कि एसटीएफ का फाउंडर मेंबर, इसके अलावा मैं एटीएस का, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का भी फाउंडर मेंबर रहा हूँ। और तमाम इस तरह के गैंग्स पे यूपी एटीएस ने बहुत काम किया है। इंडियन मुजाहिदीन का पूरा नेटवर्क ही यूपी की एटीएस ने तोड़ा था। राजीव सब्रवाल साहब हमारे डीआईजी थे, और ये पूरे नेटवर्क को यूपी एटीएस ने तोड़ा था उस सिलसिले में भी। और एसटीएफ, पहले जो एसटीएफ में भी ये देखा जाता था टेररिज्म की घटनाएं, अंडरवर्ल्ड की घटनाएं, एसटीएफ में भी हम लोग देखे, कई बार, दसियों बार जाना आना हुआ था। और इस सिलसिले में बहुत ढेर सारी जानकारियां एटीएस और एसटीएफ में पहले थी अंडरवर्ल्ड के। तमाम लोगों को एसटीएफ ने ही मारा था, तो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था। तो दाऊद और आईएसआई का अभी भी साथ आपको दिखता है? बिल्कुल है, उसमें तो खुला हुआ है, इट्स ओपन सीक्रेट कि वो तो उसी की गोद में बैठा हुआ है, वहां से कभी आ नहीं सकता। आईएसआई कभी उसे कहीं और जाने की इजाजत देगी नहीं। कुछ ऐसा वाकया रहा हो जो उस वक्त दाऊद के बारे में निकल कर यूपी एटीएस में जब आप थे तो आया हो आपके सामने? देखिए, वो तो बहुत पहले ही हिंदुस्तान छोड़ के चला गया था, फिर उसके बाद दुबई से ऑपरेट करता रहा। फिर 93 में जब ये मुंबई ब्लास्ट हुए तो उसके बाद वो वहाँ से पाकिस्तान चला गया। गैंग्स में बहुत तगड़ी खींचतान हुई। गैंग जो है वो धार्मिक आधार पे दो पार्ट में 93 के मुंबई ब्लास्ट के बाद बट गया। तो घटनाएं तो बहुत सी हैं, कोई स्पेसिफिक घटना ऐसी नहीं है। एक दूसरे को मारते रहे, बड़े बड़े मर्डर हुए, उनके लोगों ने इनके समर्थकों को मारा। छोटा राजन और ये लोग, जो एक हिंदू एलिमेंट अलग हो गया था दाऊद के गैंग से, जो पहले उनके साथ काम करता था, अलग हो गया, उन्होंने उनके आदमियों को मारना शुरू किया। एक दूसरे को मार के बिल्कुल खाली कर दिया था अंडरवर्ल्ड मुंबई का। अब आते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जो हाल फिलहाल के हैं। उस दौर में क्या नेताओं का तो अपराधीकरण हो ही गया था, जो मुख्यमंत्री भी रहे या उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री रहे, जिनका मुख्तार और अतीक से भी बहुत अच्छा रहा, दबाव क्या रहा पुलिस पर, प्रशासन पर कि इनको नहीं छूना है भाई? देखिए, दबाव ऐसा हम लोगों के ऊपर, देखिए हमारे यहाँ हायरार्की बहुत स्ट्रांग है। डीजीपी से शुरू होता है और नीचे सिपाही तक जाता है। अब ये कहना मुश्किल है कि किस स्तर पे ये दबाव देखा गया, लेकिन 90 के दशक में जरूर इंटरफेरेंस था, इसमें कोई दो राय नहीं। अतीक और मुख्तार का भी आतंक वैसा ही था? बिल्कुल वैसे ही था। ये सब उसी काल के, उसी कालखंड के सब ये प्रोडक्ट है, जितने हैं सब 90 के दशक के प्रोडक्ट। आप मौजूदा वक्त में योगी सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा स्थितियाँ उस वक्त योगी आदित्यनाथ अगर होते तो पहले बेहतर हो सकती थी? नहीं, हो सकती थी। देखिए ऐसा ना, ये एक बात बताइए, एसटीएफ बनाने की कल्याण सिंह ने ही क्यों सोची? पहले भी बन सकती थी, जब तक पॉलिटिकल विल स्ट्रांग न हो। और बना के उसको एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करके उसको अंजाम तक पहुंचाना, तो वो पॉलिटिकल विल की बात है। ये तो वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनकी भी पॉलिटिकल विल का सबको पता है कि जिस चीज़ में जैसे जीरो टॉलरेंस कहा उन्होंने क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर में, है तो है, नहीं बर्दाश्त होता है, इसीलिए उनकी प्रशंसा भी अलग अलग प्रदेशों में की जाती है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने वो अपराध का दौर देखा, मतलब खूंखार अपराध का? मैंने दोनों दौर देखा। और ये दौर भी आप देखा? मैंने दोनों दौर देखा।
मैं 90 के दशक में भी हाँ, वही मैं कह यहीं रहा पे था, और ये 2000 भी, के दशक और में। उसके बाद भी मैं तमाम जिलों में एसएसपी रहा। अलीगढ़ में एसएसपी रहा, मेरठ में एसएसपी रहा, बरेली में डीआईजी रहा, आईजी रहा, इनके पीरियड में भी रहा। तो तब की सरकारों में और अब की योगी बहुत सरकार में अंतर क्या है, फर्क बहुत लगता अंतर है? है, आप बहुत बेहतर बता पाएंगे। बेहतर हैं, बेहतर, बहुत अच्छी हुई, स्थितियां बहुत अच्छी हुई हैं। अब वर्तमान में आपको फ्रीडम है काम करने की। आपका जो कनेक्ट है आपके अधिकारियों से वो बना हुआ है। आप अपनी बात फ्रीली अपने अधिकारियों को, सही है गलत है, करेंगे नहीं करेंगे, आप उनको बता सकते हैं, उसका फीडबैक ले सकते हैं। आखिरी सवाल, आप एसटीएफ के फाउंडिंग मेंबर रहे। इस वक्त यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस का बहुत जिक्र होता है, जब से बहराइच में वो पिस्तल लेके उठ रहे हैं जी। तमाम आरोप लगे कि इस तरीके से अगर डराया जाएगा पुलिस की तरफ से, तब तो जनता में खौफ पैदा हो जाएगा, पुलिस पर विश्वास नहीं रहेगा। पिस्टल लेके नहीं उतरनी चाहिए तो पिस्टल लेके। नहीं, देखिए ये एक पहलू आप देख रहे हैं। दूसरा पहलू तो ये भी देखिए ना कि किसी का तो खौफ हो, कानून का खौफ हो, पुलिस का खौफ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कानून का खौफ तो होना चाहिए आदमी को। पुलिस खड़ी हुई है, आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस खड़ी हुई है, कट्टे से फायर हो रहे हैं, तो ये खौफ दिखाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। हमें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया। और अगर सरकार ने आपको कोई शस्त्र दिया हुआ है तो वो शोपीस नहीं है। सामने से गोली चल रही हो, पत्थर चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, तो जवाब नहीं देगा कोई, बिल्कुल अपनी आत्मरक्षा नहीं करेगा। बिल्कुल किया जो उन्होंने किया, बिल्कुल सही किया। चलिए, अब ये बताइए, सबसे पहले सर रिटायरमेंट हो गया, आपने शुरुआत में बता दिया क्या लाइफ चल रही है, रिटायरमेंट के बाद इतनी फिटनेस कैसे है? अरे ये मुझे लग रहा मोटिवेट होंगे लोग। नहीं, फिटनेस का ये है कि आप थोड़ा सा अपने जीवन को रेगुलराइज कर लीजिए। जैसे शारीरिक व्यायाम जरूर करिए। मैं वॉकिंग करता हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे कहते हैं, और थोड़ा सा समय का अपना सदुपयोग करिए, समय से खाना खाइए, समय से, हमारे कहने का थोड़ा सा जीवन को नियमित कर लीजिए। और जो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करिए, एक्स्ट्रा फैट जो भी है उसको बर्न करिए, बिल्कुल फिट रहेंगे। तनाव मत लीजिए। आज की युवाओं के लिए आपका संदेश? युवाओं के लिए देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है उससे भाग्यशाली तो कोई पीढ़ी नहीं हो सकती। ये इंटरनेट के ज़माने में पैदा हुए, सारे संसाधनों के ज़माने में पैदा हुए, ये मोबाइल के ज़माने में पैदा हुए। इनकी पूरी पढ़ाई अगर ये चाहें तो मोबाइल पर हो सकती है। तो इनसे ज़्यादा तो भाग्यशाली कोई है नहीं, बस इनको इसका सदुपयोग करना है, और जिसने किया उसने रिजल्ट दिए। थैंक यू सर, इतना वक्त देने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए उन बातों का जो कि हम केवल पढ़ते और सुनते आए थे, आज उनसे सुना जिन्होंने देखा बहुत करीब से। हाँ, एक सवाल और छूट रहा था, जब इनकाउंटर हुआ श्री प्रकाश का, उसने कुछ कहा था, कुछ बोला था उस वक्त? नहीं, ऐसा तो कितनी दूर से हुआ था इनकाउंटर? नहीं, वो भाग रहा था, हम लोग भी भाग रहे थे, फायर करता जा रहा था, हम लोग भी फायर कर रहे थे। ऐसा कुछ बोलने वाली बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को ये बातचीत पसंद आएगी। बाकी वर्चस्व किताब आप मंगवा लीजिए, बाय राजेश पांडे, तो जाकर किताब मंगवाकर आप पढ़ सकते हैं। और ये इंटरव्यू देखने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए। सर का यूट्यूब चैनल, वहां पर किस्सा गोई भी आप जाकर सुन सकते हैं। बाकी एनएफ न्यूज पर तो आपको लगातार खबरें भी मिलती रहेंगी, और अब सर के तमाम कहानी और किस्से यहां पर आगे आपको मिलते रहेंगे। तो फिलहाल सर जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप दर्शकों की बारी है कि चर्चा कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।